अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। बेटा नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे डिफ्यूजन एंड इट्स फैक्टर। यहाँ पे एक टॉपिक आया था फ्रीजिंग पॉइंट का। वो बेसिकली फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट उन दोनों को मैं इकट्ठा पढ़ा दूंगा। दोनों का कॉन्सेप्ट एक दूसरे के बिल्कुल बरक्स है, लेकिन दोनों की इकट्ठी समझ आ जाएगी। तो ये कंप्लीट टॉपिक आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। डिफ्यूजन, इसके बारे में आप इस चैप्टर के स्टार्ट में पढ़ चुके हो कि बेसिकली दिस इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। हम दो या दो से ज्यादा चीजों को जब पुट करते हैं तो ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, दोनों सब्सटेंसेस, दोनों चीजों के पार्टिकल एक दूसरे के अंदर इस तरह मिक्सअप हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि यहाँ पे हमने दो चीजें ऐड की थी, बल्कि वो एक सिंगल सब्सटेंस या सिंगल सैंपल की तरह हमें नजर आता है। उसके सिंपल से एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हम लेते हैं एक टब, उसके अंदर हमारे पास वाटर है। स्टार्ट में जब मैं उसके अंदर इंक फेंकूंगा तो वो वाली इंक थोड़ी देर के बाद अगर हम उसको शेक कर दें फिर तो वैसे ही मतलब वो हल हो जाएगी, लेकिन अगर पुट करने के बाद 2, 4, 5 घंटे में वेट करूं तो आके आप देखते हो कि हमें सारे का सारा पानी एक ही कलर का नजर आता है। यानी ना तो इंक डिफरेंट नजर आ रही है, ना ही वाटर डिफरेंट नजर आ रहा है। तो इस तरह का एक होमोजेनियस मिक्सचर, दो या दो से ज्यादा चीजों को मिलाने से जो हमारे पास आता है, दिस इज सिंपली नोन एज डिफ्यूजन। अब ये डिफ्यूजन का प्रोसेस किस तरह होता है, इसकी डेफिनेशन के अंदर 2 से 3 और चीजें हैं, मैं उनको भी क्लियर करता हूं। सबसे पहली चीज आ गई, लेट्स सपोज कि मेरे पास एक वाटर का बीकर है, उसके अंदर मैंने इंक पुट की, या मैंने इंक का ड्रॉप इसके अंदर फेंक दिया, बाकी सारे के अंदर वाटर फिल्ड है। तो यहाँ पे डिफ्यूजन की डेफिनेशन के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है कि मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर concentration towards lower concentration। मकसद क्या है इसका? इसके मीनिंग जरा ध्यान से देखें। कहता है कि पार्टिकल्स का हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूवमेंट, ये भी डिफ्यूजन ही कहलाएगी। बेसिकली जब मैंने इंक को यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे इंक के पार्टिकल कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जबकि बाकी एरिया के अंदर इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम है। अब डेफिनेटली ये वाले पार्टिकल बाकी एरियाज के अंदर भी मूव करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सपोज थोड़ी देर बाद हमने देखा कि यहाँ इतने एरिया में ये पार्टिकल फिलअप हो गए हैं। अभी इस एरिया में इन पार्टिकल की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, जबकि बाकी एरिया में कम है। वो उस एरिया को भी फिल करने की कोशिश करेंगे। वक्त के साथ साथ अगर हम बीकर के सैंपल को देखें, ऑब्जर्व करें, तो हमारे पास इन पार्टिकल पूरे के पूरे बीकर के अंदर इक्वली फैले हुए नजर आने चाहिए। तो एक सब्सटेंस, उसके पार्टिकल हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इस तरह मूव करें कि ओवरऑल हमारे पास एक होमोजेनियस सा मिक्सचर आ जाए। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, आप पुट करने के बाद छोड़ दें, खुद ही अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो हमारे पास ये वाला सैंपल जिस मेथड के जरिए प्रिपेयर हो रहा है, दिस इज नोन एज सिंपली डिफ्यूजन। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ फैक्टर्स हैं, उनको देख लें। सबसे पहला फैक्टर आएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सेकंड वन इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। फिर थर्ड वन शेप ऑफ मॉलिक्यूल, एंड फोर्थ वन इज द टेम्परेचर। अच्छा बेटा, सबसे पहले बात आ गई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की। इसी एग्जांपल को देख लेते हैं। अगर इनके पार्टिकल के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग होती है, लेट्स सपोज ये दो पार्टिकल्स हैं इनके, उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर वेरी स्ट्रांग। अब वो एक दूसरे को सेपरेट करके, एक दूसरे से अलग होके बाकी एरिया के अंदर इतनी जल्दी मूव नहीं करेंगे, क्योंकि एक पार्टिकल दूसरे की जान ही नहीं छोड़ेगा। जब तक छोड़ेगा नहीं, वो बाकी एरिया में मूव नहीं कर सकेगा। अगर 4 पार्टिकल्स हैं तो वो एक दूसरे के करीब ही जमे रहेंगे, बड़ा वक्त लेंगे, डिफरेंट कंडीशन यूज करेंगे, फिर जाकर एक दूसरे से सेपरेट होंगे और पूरे
बीकर के अंदर होमोजेनियस मिक्सचर बनाने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज अगर स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में पार्टिकल इतनी जल्दी मूव नहीं करेंगे, कर जाएंगे लेकिन उसके लिए डिफरेंट कंडीशन, टेंपरेचर या हमें टाइम कंज्यूमिंग होगा, तो डेफिनेटली जो स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाले पार्टिकल है वो इतनी जल्दी डिफ्यूज नहीं करते। सो इफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग, डिफ्यूजन रेट इज स्लो, डिफ्यूजन स्पीड इज स्लो। सेकंड वन इज द साइज ऑफ मॉलिक्यूल। अब जो बिग साइज मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी मूवमेंट बड़ी मुश्किल होती है। डेफिनेटली हमें कोई बिग साइज सब्सटेंस को उठा के एक दूसरी जगह पुट करना हो तो डिफिकल्टी फील होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, एनर्जी ज्यादा यूज होती है। सेम ऐसे ही यहाँ पे पार्टिकल अगर उनका साइज बड़ा है तो उनकी मूवमेंट बड़ी मुश्किल से होगी लेकिन वक्त थोड़ा ज्यादा लगेगा, टाइम थोड़ा सा ज्यादा लगेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि लार्ज साइज मॉलिक्यूल डिफ्यूज स्लोली बट स्मॉल साइज मॉलिक्यूल डिफ्यूज इजीली। थर्ड फैक्टर इज शेप ऑफ मॉलिक्यूल। देखें अगर मैं इस तरह की एक रफ शेप ले लेता हूं, दूसरे पार्टिकल की भी इस तरह की एक रफ शेप है, अब ये दोनों एक दूसरे के अंदर अटक गए हैं। जब इनको हम स्लिप ओवर करके आगे मूव करने की कोशिश करें तो ये इतनी जल्दी मूव नहीं करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास दो पार्टिकल इस शेप के हैं, एक दूसरे के ऊपर इस तरह पड़े हुए हैं, इनको हमें एक दूसरे के ऊपर से स्लिप आउट करके आगे मूव करवाना हो तो वो आसान होगा। सेम ऐसे फ्रिक्शन का टॉपिक आपने पढ़ा फिजिक्स के अंदर कि जिन पार्टिकल के दरमियान, जिन सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन ज्यादा होती है उनकी मूवमेंट बड़ी स्लो होती है, लेकिन जिन दो सरफेस के दरमियान फ्रिक्शन कम होती है उनको मूव करवाना आसान होता है। सेम यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज होगा कि शेप ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिफ्यूजन डिपेंड करती है। अगर तो रफ शेप होगी मॉलिक्यूल की तो वो एक दूसरे से स्लिप ओवर होकर दूसरी जगह मूव करते हुए थोड़ा सा टाइम कंज्यूम करेंगे, उनको एनर्जी ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, तो डिफ्यूजन स्लो होगी। लेकिन अगर रेगुलर शेप के पार्टिकल्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो एक दूसरे के ऊपर से स्लिप ओवर करके दूसरी जगह इजीली मूव कर जाएंगे, उनको टाइम भी कम कंज्यूम करना पड़ेगा, उनको एनर्जी भी कम कंज्यूम करनी पड़ेगी। सो सिंपली हम कहते हैं रेगुलर शेप मॉलिक्यूल डिफ्यूज फास्टर बट इनरेगुलर शेप मॉलिक्यूल डिफ्यूज स्लोअर। बेटा फोर्थ फैक्टर इज टेंपरेचर। ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर होना चाहिए कि टेंपरेचर बेसिकली हमें हीट एनर्जी प्रोवाइड करता है। और एनर्जी की बात आ जाए, एनर्जी सिंपली फिजिक्स के अंदर आपने पढ़ा एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, तो जब पार्टिकल्स को हम टेंपरेचर प्रोवाइड करेंगे डेफिनेटली उनको हीट एनर्जी मिलेगी, वही टेंपरेचर से इनको हीट एनर्जी मिलेगी, हीट एनर्जी से ये बेसिकली काइनेटिक एनर्जी लेंगे क्योंकि हमें पता है एनर्जीज आर कन्वर्टेबल फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, तो वही हीट एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होगी। तो काइनेटिक एनर्जी डेफिनेटली मोशन के लिए यूज होती है, तो पार्टिकल की मोशन ज्यादा हो जाएगी, जब पार्टिकल की मोशन ज्यादा होगी तो डिफ्यूजन इजी हो जाएगी। तो सिंपली हम कहते हैं बाय इंक्रीजिंग टेंपरेचर डिफ्यूजन विल बिकम फास्टर एज कंपेयर्ड टू एट अ लोअर टेंपरेचर। सो ये चार फैक्टर्स हैं जो डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं, जिनके ऊपर डिफ्यूजन डिपेंड करती है। आई होप कि बेटा आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये चैप्टर बड़ा ही कंसेप्चुअल सा चैप्टर है, बड़ा सिंपल डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाने वाला चैप्टर है ताकि आपको चीजें समझ आ जाए। इनमें ये जो फैक्टर्स वाले हैं टॉपिक ये बड़े इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा इनके साथ डेफिनेशन के साथ फैक्टर्स पूछ लिए जाते हैं। अगर 5 नंबर का पूछा जाए, अगर 3 फैक्टर्स हैं तो उनके साथ 1 नंबर की डेफिनेशन पूछ के 4 नंबर पूरे कर लिए जाते हैं। तो बेटा ये वाला टॉपिक आपने बड़े अच्छे तरीके से क्लियर करने हैं। इस पूरे चैप्टर में लास्ट पे एक एलोट्रॉपी का टॉपिक आएगा, वो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बाकी आपके लिए बड़े आसान और डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाने वाले ये पूरे टॉपिक्स और चैप्टर्स हैं। तो बेटा आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, लेकिन अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़।